चलिए जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है नैन सर केमिस्ट्री वाले के इस क्लास में। तो सेकंड गेट की बात कर रहे थे और इसमें एक आखिरी टॉपिक हमारा बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता। तो आखिरी जो मैंने चैप्टर की बात की थी उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है जी, चलो बात करते हैं कि वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। समझना ध्यान से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है वैद्युत ऋणात्मकता। ईएन बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, कोई मात्रक नहीं। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऐसे कौन सा जिसका मात्रक ही नहीं होता है, रेडियस नहीं होती है। तो त्रिज्या, सॉरी, मात्रक नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। देखो, रेडियस की होती है, त्रिज्या की होती है, आईपी की होती है किलो जूल पर मोल, ई की भी होती है किलो जूल पर मोल, इसकी कुछ भी नहीं होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चलिए जी, तो देखो ईएन होती क्या है, समझना ध्यान से। मान लो ये रहा ए और ये रहा बी, और इनमें ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। और आप भी जानते हो ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझते हो? कौन सा बॉन्ड होता है? ये सहसंयोजक बंध होता है। और सहसंयोजक बंध में आप ये भी जानते हो कि जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? साझे का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग। शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन था, ध्यान। ठीक है, शेयरिंग का मतलब एक इसका है और एक इसका है, लेकिन बोलने को ये बोलेगा मेरे पास दो है और ये भी मेरे पास बोलेगा दो है। सिंपल सी बात है। चलो ये एग्जांपल देता हूँ, समझो क्या चीज है। मान लो कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस खोला जिसमें 50 पे मैंने लगाया और 50 पे मेरे फ्रेंड ने लगाया। टोटल बिजनेस कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। उसमें 50 पे मेरे हैं और 50 पे उसके। अगर तुम मुझसे पूछो मेरा बिजनेस कितने का है, तो मैं 100 का बोलूंगा, 50 नहीं बोलूंगा। अब वो भी कितना बोलेगा? 100, क्योंकि हमने अब पैसों का साझा कर लिया, शेयरिंग कर ली है। ठीक है ना? अब मान लो 2 से 1 साल बाद, 2 साल बाद हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे बताओ, जब हमने बिजनेस खोला था तो 50 मैंने लगाए थे और 50 मेरे फ्रेंड ने लगाए थे। तो जब अब बिजनेस बढ़ा, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो जब अलग होंगे तो अब मैं 500 ले जाऊंगा, 500 वो ले जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हुआ समान बंटवारा। ठीक है, पहले आराम से हमने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, आराम से हमने पैसों का बिजनेस किया, और उसके बाद जब पैसों का प्रॉफिट हुआ, आधा बांट के चले गए। अब मान लो कि मैंने वही बिजनेस एक गुंडे के साथ में किया, वही 50 पे मैंने लगाए, 50 पे उसने लगाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, जब प्रॉफिट होगा 1000 रुपए का, क्या इस बात की गारंटी है क्या कि वो 1000 रुपए में से 500 रुपए मुझे मिलने वाले हैं? नहीं ना, क्योंकि आप भी जानते हो गुंडा ताकतवर है, उससे तो थोड़ा सा ताकतवर है। तो वो सारे पैसे, अभी भी बिजनेस तो है ही है, लेकिन वो पैसे वो अपने पास रखेगा, लेकिन पूरा नहीं अलग हो जाएगा, बस अपने पास रख लेगा। भाई दूंगा नहीं तेरे को, बिजनेस तो अभी भी रहेगा। इसका मतलब यही कहलाता है वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुल मिला के बिजनेस का पैसा किसी एक के पास रहे, क्या कहलाएगा? मतलब खींच ले। इसका मतलब गुंडा मेरे से ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसे, कुछ ऐसे एटम होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो साझे के इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है? ईएन कहलाता है। तो यहां पर यही बात मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, लेके चला गया, पूरा लेके नहीं गया है। देखो ये रहा ए, खींच लिया। देखो टूटा नहीं है बॉन्ड, अभी भी खींच कर, तो अपने पास ले लिए, तो पूरा तो लेके नहीं गया, कुछ देर के लिए लेके गए, तो इसके ऊपर आएगा जो लेके गया वो नेगेटिव, जिससे गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव। ये सर एक तो ये होता है प्लस और एक होता है माइनस। इन दोनों में अंतर किस बात का है? इसका मतलब है पूरा गया पूरा आया है, इसका मतलब आंशिक, कुछ देर के लिए गया और कुछ देर के लिए आया है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाएगा? जेड इफेक्टिव। समझ में आ गई बात? तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे बात करता हूं।
हो गया जी। चलिए नेक्स्ट, इसका मतलब कोई एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, कोई कम खींच सकता है। ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, वो कौन बताएगा? देखो कैसे पता चलेगा, ये रहा ए, ये रहा बी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बी, उसका En किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से। यही तो वैद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो मुझे क्या पता ये ज्यादा खींचेगा? क्योंकि भैया जिसका जेड इफेक्टिव, एक बार बताओ इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? माइनस। अगर इसका पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा और जिसका पॉजिटिव कम होगा, मतलब पॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब क्या है? जिसका जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। और जिसका जेड इफेक्टिव कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा, उससे दूर चले जाए। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं, जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है En भी बढ़ता है। देखो चारों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, रेडियस का अलग कॉन्सेप्ट है, आईपी का अलग है, ईए का अलग है, और En का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। समझ में आई बात? तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बात कर लूं मैं, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। चलिए देखो भी, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहां पर तो समझना ध्यान से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल, इधर से जाने पे क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव। En भी क्या होता है? बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है बताओ मुझे? जेड इफेक्टिव घटता है। तो बताओ En भी क्या होगा? घटता है। समझ में आ गई क्या बात? और साइज बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, जेड इफेक्टिव En के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और साइज के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गई बात? अब देखो भी, आप ये तो समझ गए हो कि कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। लेकिन देखो इसकी कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं जो निकाल रखी है कि भैया इसके खींचने की पावर इतनी, इसके खींचने की पावर इतनी है, वो मैं सारी आपको लिखवा देता हूँ। लेकिन आप चाहो तो सीधे लेफ्ट साइड और अप टू डाउन भी कर सकते हो। देखो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, इधर कौन आता है? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, तो कुछ ऑर्डर है, एक बार मैं थोड़ा स्पेस और बना लेता हूँ। देखो भाई, तो इधर से इधर जाने पे क्या होता है? बढ़ना चाहिए, ऊपर से घटना चाहिए। देखो वैल्यूज में लिख देता हूं, आपने पढ़ा होगा वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना। इसकी 2.1 याद रखो, इसकी 1.0 याद रखो, इसको 0.9 याद रखो। याद हो गई? इधर से चलो 0.5 बढ़ा दो, ऊपर वाले में कितना हो जाएगा? 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 कर लोगे। इधर 0.9 से कितना हो जाएगा? 1.2, 1.5, इधर 0.3 बढ़ाओ, इधर कितना बढ़ाना है आपको? 0.3, इधर कितना बढ़ाना है आपको? 0.5। ये ध्यान रखो, यहाँ कितना हो जाएगा? 1.8, इसका 2.1, इसका 2 पॉइंट, ध्यान रखना 4 ना होकर 2.5 होता है, याद रखना। इसका 3.0 और इसका 2.8, यहां थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। बाकी आप 3 याद रखो और चलते चलो। आप खुद देख लो, जब आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, देखो आप, और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, देखो ऊपर अप डाउन पे 2.1 से 1.0 हो गया, फिर 0.9 हो गया। ये 0 पॉइंट समझ गए क्या मतलब? इधर बढ़ा रहे हैं और इधर ये वाला बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर En क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इधर En क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल, ये ध्यान रखो ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो फटाफट आप इसको नोट कर लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।
हो गया, समझ गए? ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, बोलेगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। बोलेगा बताओ किसका EN ज्यादा है। ये ऊपर से नीचे का क्रम है, किसका ज्यादा जाएगा बताओ मुझे? हाइड्रोजन का, फिर लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीसियम। कर लोगे क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? क्वेश्चन जैसे दे दे, बोलो भैया फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, बताओ किसका ज्यादा होगा। तो कोई बात नहीं, मुझे वैल्यू पता है तो आप वैल्यू लिख लो सबसे पहले सबकी सबकी। इसकी कितनी होती है? 4.0। देख लो यहाँ पर लिखवा रखा है। नाइट्रोजन की 3.5, देखो 3.5। फॉस्फोरस की 2.1, कर लोगे आराम से। इसकी 3.5, इसकी 2.1 है, इसकी कितनी है? 3.0 है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की, कोई सा भी आ जाए वैल्यू लिख के कर लेना। मिक्सिंग का आ जाए ना तो वैल्यू लिख देना। जैसे नीचे वाला आ गया तो लेफ्ट राइट और अप टू डाउन से कर लेना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बात कर लूं मैं। तो ये अप टू डाउन और लेफ्ट राइट ध्यान रख लेना। अगर मान लो ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, यहां पूछ ले, कर लोगे क्या? कैसे जीरो गैसेस नहीं आएगी कि नहीं? जीरो गैसेस कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही नहीं है। ठीक है, वो खींचते ही नहीं है। आप देखो बॉन्ड ही कहां बनाते हैं, जब अगर वो बॉन्ड ही नहीं बनाते तो क्या खींचेंगे? ठीक है ना? तो देखो भैया, ये तो पढ़ रखा है, इसका 1.5 होता है, इसका 2.0 होता है, सॉरी ये तो पढ़ रखा 1.0, फिर 0.5 बढ़ाते चलो। और वैसे ये भी आपको मैंने बता ही रखा था कि इधर से इधर जाने पे क्या होता है। अच्छा यहाँ गलती तो नहीं कर दी? अरे माफ करना भाई, माफ करना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, याद आ गया, वरना तो बाद में तुम बैंड बजा देते मेरी, है ना? ये ऑक्सीजन है और ये कौन है? नाइट्रोजन। माफ करना जी। ठीक है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और नाइट्रोजन का 3.0 होता है। देख लो 3.5 3.0। ठीक है ना? आपने भी कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, है ना? गलती हो जाती कभी कभार, है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभार। चलिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन, ठीक है? सुधार लेना इसको, इसको सुधार लेना भाई, ठीक है ना? कर लोगे ना? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करना है, तो ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो EN की कोई भी यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। इसके कुछ फॉर्मूले याद रख लेना। इसका एक जाई मूल्यांकन, एक्स मूल्यांकन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स का मतलब यहाँ पर EN है, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है IP प्लस EA/2। अगर आप IP और EA का मान जानते हो तो आप किसका फॉर्मूला निकाल सकते हो? ये मूल्यांकन ने दिया था, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आप नोट करके रखना। ठीक है, तो ये एक्स मूल्यांकन का फॉर्मूला है, एक्स यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो और ध्यान रखना, कभी कभी आपको IP और EA की वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? और एक फॉर्मूला और होगा पॉलिंग का, वो IP प्लस EA अपॉन 5.6 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रहेगी वाली बात। कुल मिला के इस फॉर्मूले का दूसरा रूप भी लिख सकते हो आप, एक्स पॉलिंग बराबर, अच्छा मैं आगे वाले स्लाइड में लिख दूंगा, आप इसको नोट कर लो, इसलिए इस फॉर्मूले में आगे लिखने वाला था, है ना? चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्मूला कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलिए, तो देखो एक्स पॉलिंग का एक फॉर्मूला और होता है, एक्स मूल्यांकन में आप 2.8 का डिवाइड कर दो, एक्स पॉलिंग देखो कैसे आ जाएगा। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ इसके अंदर है नहीं। तो देखो एक्स मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, अभी भी पढ़ाया था, एक्स मूल्यांकन का होता है IP प्लस EA/2।
यहाँ इस वैल्यू को रख दूं तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, IP प्लस EA, नीचे 2.8 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, समझ गए, ये x। क्या यहां तक समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है यहां तक सबको, तो ये थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। चलिए जी, यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करूंगा, नेक्स्ट आपको मैं समझा देता हूं, आप देख लो। देखो भाई, जितना यहां तक मैंने आपको पढ़ाया और बताया है, चीजों को ध्यान रखना, समझ के रखना। कुछ टॉपिक है, एक है भेदन क्षमता क्या होती है, समझना ध्यान से। कुछ टॉपिक ऐसे भी आते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। भेदना, भेदने का मतलब क्या है, ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। चलो, ये S है, ये P है, ये T है, और ये कौन सा है, इसमें भी S और P होते हैं, इसमें SPD होता है, मैं लास्ट की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल सकते हो, पहले अंदर वाले को या पहले बाहर वाले को। अरे मान लो बीच में राजा है और ये इसकी सेना है ना। अभिमन्यु पहुंचा था चक्र को तोड़ के, है ना, कौन सा था, 7 चक्र को तोड़ के पहुंचा था अंदर तक, याद आया। तो बताओ ऐसा थोड़ी पहले पे पहुंच गया सीधा, पहले उसने 7वें को तोड़ा, फिर 6ठे को, फिर उसने 5वें को, चौथे को, तीसरे को, दूसरे को, फिर पहुंचना था उसको। तो यहां पर भी तो ये होगा, पहले मुझे इसको भेजना पड़ेगा F, फिर भेजना पड़ेगा D को, पेंट्रेट करना पड़ेगा, है ना, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। तो पहले F वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर D वाला, फिर P वाला, फिर S वाला। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, S की, देन P की, देन D की, और देन F की। याद रखना ये ऑर्डर, समझ गए होंगे आप लोग। तो सबसे मुश्किल कहाँ है निकालना, अंदर वाला S। ऐसा S तो यहाँ पर भी होता है, ध्यान रखना, लेकिन मैं यहाँ इनकी लेयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पेंटेशन इफेक्ट आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट इसकी शॉट ले लो, देन आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए। तो देखो भाई, मैंने आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया, कौन कौन से पढ़ाया मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैंने आपको पढ़ाया था त्रिज्या, ठीक है। दूसरा पढ़ा था IP, तीसरा पढ़ाया था EA, और आज हमने पढ़ लिया EA। कुछ बातें याद रखना। अब इसकी यूनिट पूछ ले तुमसे, तो इसकी तो मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब होती है। इसकी किलो जूल पर मोल होती है, इसकी भी किलो जूल पर मोल होती है, इसकी नहीं होती है। ठीक है जी, याद रहेगा, क्लियर है। इसमें क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। समझा दिया था ये वाला, बता दिया था। इसमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसको निकालने के लिए क्या देते हैं हम लोग, एनर्जी देते हैं। क्या लगाएंगे हम लोग, एनर्जी लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस वाले में आपको मैंने पढ़ाया था और बताया था। बताओ इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और आसपास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और ऐड करने पे बताओ क्या बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर साइज की बात कर ले तो कौन बड़ा होता है, माइनस वाला बड़ा होता है प्लस वाले से। ठीक है, इसमें किसकी IP का वैल्यू ज्यादा होता है, जो प्लस वाले होते हैं, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। देखो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो IP ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन किसमें जुड़ते हैं, पॉजिटिव वालों में आसानी से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस, यहाँ पे A और यहाँ पे भी माइनस। और कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग। समझ में आ गई बात। यहाँ पर बात की थी हाफ फील्ड और फुली फील्ड वालों की, हाफ फील्ड और फुली फील्ड। पूरी तरह अर्धपूर्त के लिए IP का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, पढ़ाया था। और यहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड वालों के लिए IP का वैल्यू क्या हो, सॉरी E का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
क्लियर है। और इसमें देखो मैंने क्या क्या चीज आपको बताई थी। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एच का साइन किस में चला था, पॉजिटिव में। यहाँ डेल्टा एच का साइन किस में चलता है, नेगेटिव। पढ़ाया था, हर एक चीज बताई थी। यहाँ पे आईपी फर्स्ट ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी आईपी थर्ड ज्यादा होता है आईपी टू से, तीसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा, फिर दूसरा और फिर पहला। यहाँ पर क्या सिखाया था, ये फर्स्ट ज्यादा होगा किससे, ये टू से। क्लियर है। तो ये हर एक चीज देखो मैंने आपको समझा दी है, मैंने आपको बता दी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या, हर एक चीज को थोड़ा ध्यान रखो, समझो बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। वापस देख लेना, वापस समझ लेना, ये मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें बता रखी। ठीक है, कुछ ऑर्डर्स थे, उस ऑर्डर को भी वापस रिपीट करवा देता हूँ। इस चार्ट को आप लोग नोट कर लो, है ना। देखो मैं बार बार इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप बहुत जल्दी से स्लाइड हटा देते हो, हमें स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं हट रहा हूँ, है ना। और कोई बात नहीं है, वरना आप देखना पिछले 3-4 वीडियो में फटाफट करता था, तो अब मैं से स्क्रीनशॉट इसलिए देने का मौका देता हूँ कि आप आराम से ले लें, ठीक है ना, इसलिए मैं हट जाता हूँ। हो गया, क्लियर है यहाँ तक, आगे बात कर लो। चलिए ठीक है, देखो और जब रेडियस आपने पढ़ा था तो उसका भी ऑर्डर आपने पढ़ा था, याद करो। रेडियस का जब पढ़ा था तो सम इलेक्ट्रॉनिक की आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक की बात की थी, त्रिज्या आकार की। ठीक है, इसमें माइनस वाले बड़े होते हैं, देन टू माइनस वाले, देन माइनस वाले, देन ए प्लस, देन A2 प्लस, देन A3 प्लस। पढ़ा था क्या। फिर जब मैं इसकी बात की थी आईपी की, तो आईपी में क्या था, इसका उल्टा था, इसका उल्टा चल रहा था। A3 प्लस वालों की आईपी का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, A2 प्लस से, देन A से, प्लस से, देन A से, देन माइनस से, देन -2 से, देन A3 से। क्लियर है। फिर ये का भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसमें भी यही सेम चलेगा क्या, लेकिन बातें अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये सारी बातें मैंने आपको अब समझा दी है, बता दी है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें समझ के चलना, करना ढंग से, ठीक है जी। इसका कॉन्सेप्ट क्या और इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल चलोगे तो कभी गलती नहीं होने वाली। यहां हम बात करते हैं हमेशा नेगेटिव वाले की, ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं हमेशा ऊष्मा शेपी की, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, ठीक है। अब नोट कर लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं एक बार, ताकि जितना तक 4 पढ़े हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस अभी और हैं, वो आप करोगे, मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, आप खुद करना उसको, ठीक है। चलिए, आप भी तो अपना दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे, याद करो, कुछ अपवाद पढ़े थे हम लोगों ने। जो जो अपवाद पढ़े थे मैं पहला लिख देता हूँ त्रिज्या में, ये सब अब एक साथ पढ़ लो आप, ठीक है। आकार में पढ़ा था, साइज में पढ़ाया था, ठीक है। क्या पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था जीरो गैसें बड़ी होती है, जीरो गैसेस कहाँ होती है, अपने आवर्त में, अपने पीरियड में क्या होती हैं, बड़ी, साइज क्या होती है इनकी, ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा बोरोन फैमिली की बात की थी, याद करो, बोरोन फैमिली में पढ़ाया था एल्यूमिनियम और गैलियम वाले में, 3 ऑप्शन बताए थे, ध्यान रहेगा, ठीक है। तीसरा याद करो जर्कोनियम और हाफनियम की साइज बताई थी। जो अपवाद उनको अलग से लिख के रखो ना, ये तो अपवाद में चलते हैं, याद आया क्या। चौथा 3D सीरीज का बताया था, शुरुआत के एलिमेंट क्या थे, बड़े थे, सो छोटे थे, फिर बराबर हुए और फिर बढ़ गए, याद है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में बताया था, ठीक है। बोरोन फैमिली में कहा याद रखना था, एल्यूमिनियम बड़ा होता है किससे, गैलियम से, याद आया, ठीक है। साइज की बात कर रहे हैं, ये साइज की अपवाद है, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपको, पता चलना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए,
फिर इसके बाद में आपको आईपी पढ़ाया था। आईपी में दो जगह अपवाद था, याद करो। नाइट्रोजन ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, और दूसरा कहा था बेरिलियम ज्यादा होता है किससे, बोरोन से। जो कि अगर इनके साथ भी ऐसा है तो इनके पूरी फैमिली के साथ भी यही चलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है क्या? चलिए जी, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पर भी देखो गैलियम का ज्यादा था किससे, याद करो, गैलियम का किससे ज्यादा था, गैलियम का ज्यादा था एल्यूमिनियम से। आईपीओ का वैल्यू पढ़ाया था क्या, और समझाया भी था, ये ध्यान रखना, ठीक है। जीरो गैसेस की आईपी ज्यादा होती है। जीरो गैसेस कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, है ना। जीरो गैसेस की आईपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कहाँ होती है, अपने पीरियड में, अपने आवरण। समझ गए। कुछ कुछ जो अपवाद हैं बिल्कुल याद रखना है कि यार नाइट्रोजन ऑक्सी में था, बेरिलियम बोरोन में था, गैलियम एल्यूमिनियम के था, बोरोन फैमिली में था कि नहीं था, पढ़ाया भी था और बताया भी था, मैंने ध्यान रखना है यार, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, सबका अच्छे से क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं। इसी तरह देखो इसमें एक कार्बन फैमिली में भी था, याद करो, है ना। यहाँ पे ऊपर से नीचे कम होता है, लेकिन अगर बोरोन फैमिली की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा कौन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम का सबसे ज्यादा, थैलियम का ज्यादा हो जाता था, याद करो, बोरोन के बाद, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पता रखना पड़ेगा किसका ज्यादा किसका कम। कार्बन फैमिली में भी था, लेड और टीन के अंदर था, ठीक है, पढ़ाया था ना, टीन का ज्यादा होता है लेड से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ज्यादा किसका होता है, पीबी का। क्लियर हो गया, तो ये वाला ध्यान रखना, ये सब आईपी का वैल्यू पढ़ लोगे क्या, ये ठीक है। इसकी शॉर्ट लो जल्दी से। ये देखो, ये अपवाद वाला है, इनको वापस से देखना और यही सबसे ज्यादा याद करना। बाकी तो याद है, कॉन्सेप्ट पता है ना, बाकी में तो कॉन्सेप्ट है, इनमें तो हमारे कॉन्सेप्ट से हट जाते ही है, इनका भी कुछ कोई रीजन हो जाता है। और इसमें क्या है, हाफ फील्ड वाला केस था, याद करो, और इसमें फुल्ली फील्ड का केस था, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित का केस था। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट करें। फिर ये पढ़ा था कि ये में पहला क्या याद रखना था, सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, फिर कौन होता है, ऑक्सीजन, फिर कौन होता है, कार्बन, फिर बोरोन ना होकर कौन होता है, लिथियम, फिर होता है बोरोन, फिर कौन होता है, नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, और फिर कौन होता है, नियो। पहली बात तो याद रखनी थी। दूसरी क्या याद रखनी थी, दूसरी याद रखनी थी, अगर मिक्सिंग दे दे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन, सल्फर ऑक्सीजन, सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन। दूसरा तो ये याद रखना था। तीसरा क्या याद रखना था, कि सीएल का ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि इसके साइज के कारण। फिर क्या याद रखना था, ऑक्सीजन का कम कर देना, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, और फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। फिर क्या याद रखना, नाइट्रोजन का फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और नाइट्रोजन। सिंपल सिंपल है, दो तीन चीज याद रखो बस। देखो फिर क्या था, ऑक्सीजन में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो O माइनस बनता है, डेल्टा एच यहाँ पर कैसा था, नेगेटिव। लेकिन जब ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, जब वो 2 माइनस बनता है तो डेल्टा एच कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, नियोन की, नाइट्रोजन की, बेरिलियम की, ये का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यही तो पढ़ा है और यही तो बताया है, इससे क्या बताया। तो ये जो जो मैं आपको ये बता रहा हूं, इनको ध्यान रखो, अलग से ध्यान रखो ना। अब तो पता चल गया ये तो अपवाद होते हैं, आधे दिमाग घूमना चाहिए, समझे। चलो नोट करो, फिर एक बार ये इनको बता देता हूं, कर लोगे, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आईपी होती है हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, लिख देना ये दोनों बात। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, एंड हाईएस्ट आईपी इन पीरियोडिक टेबल इज हीलियम। सर्वाधिक आयनन विभव का मान हीलियम का होता है, और सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो फ्लोरीन की होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा आईपी किसकी होती है, आईपी वो होती है आपकी हीलियम की। सबसे ज्यादा ईएन किसका होता है, तो वो होता है किसका होता है, फ्लोरीन का, ठीक है। साइज में ऐसा कुछ है नहीं, कंपेरिजन करना पड़ता है, जैसे सीजियम सबसे बड़ा होता है, लेकिन कंपेरिजन लेंथनम भी बड़ा होता है, लेंथनम का आयन सबसे बड़ा होता है, तो वो साइज के कंपेरिजन में आ जाता है, ठीक है ना, तो उसका नहीं करेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ईएन की बात कर रहे थे,
यहाँ तो सिंपल एक कहानी बता दी कि यार फ्लोरीन का कितना होता है 4.0 होता है। यहाँ तो कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल याद रखना है किसका, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फिर लिथियम का 1.0 होता है, सोडियम का 0.9 होता है। यहाँ 0.5 बढ़ाते चलो। बस यहाँ कितना हो जाएगा 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। ठीक है, यहाँ 1.2, 1.5, 1.8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.1, 5, ब्रोमीन का 2. बस हो गया, कर लोगे क्या? तो ये आप थोड़ा सा समझ के करना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इनका तो कुछ सिंपल, इन में और भी देखो एक्स मूलिकन था, एक्स पाउलिंग था, क्या था फॉर्मूला Ip प्लस EA/2। यहाँ क्या था Ip प्लस EA/5.6। रिलेशन पूछ ले कभी तुमसे, क्लियर है। अब देखो दो टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में है, जो मैं सबसे हमेशा आखिरी में ही पढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ, तो आपका पहला टॉपिक ही मैंने ये स्टार्ट किया से आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि एक सवाल कन्फर्म आएगा। तो आपके दो टॉपिक रह गए, एक है मेंडलीव की पीरियड टेबल, मेंडलीव की छोटी सी है, 15 मिनट में खत्म कर देंगे, 15 से 20 मिनट, कुछ खास है नहीं, इसमें 2-3 बातें याद रखनी है, ठीक है ना, एक का वगैरह का वर्ड याद रखना है। और दूसरा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कंफर्म सवाल है, कंफर्म पूरी ट्रिक मैनर में पढ़ेंगे। जो अगला वीडियो आपका आएगा पूरा ट्रिकी मैनर में इसी का ही पढ़ेंगे, एक एक का पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 1 घंटा पूरा पढ़ेंगे। और मैं आपको हेलो कोई भी हो, F ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, S ब्लॉक हो, सबका मैं आपको ट्रिक से समझा दूंगा। आपका कोई भी आएगा कोई गलत नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा, ठीक है ना। ट्रिक से समझाएंगे, बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। सारे के सारे याद कर लेंगे, F का अलग याद करेंगे, D का अलग याद करेंगे, समझ आ गई बात। तो ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो पहले इसी को कवर कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है पर आई थिंक मैं सोच रहा हूँ पहले इसको कवर करते हैं, आखिरी में इसको ले लेंगे, है ना। भाई लोग पहले इसको पढ़ाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, डॉबेनायर से, न्यूलैंड से, ठीक है ना, मेंडलीव वगैरह से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले मोडल ही पढ़ाता हूँ ताकि भविष्य जब हम जान लेते हैं ना तो हमारा पास्ट और आने वाला उसका भविष्य का फ्यूचर, है ना, दोनों अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इन 2 बचे हुए इन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसकी थर्ड की किसकी बात करेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस की। मैं प्रिपेयर कर लूंगा, मैं देख लूंगा एक बार और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं उसकी बात कर लेंगे और कौन से आने लायक होते हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्लास छोटी रहेगी अपनी, है ना, आधे घंटे की क्लास रहेगी और एक बार सिलेबस की भी बात कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा, ओके जी। तो ये सारी बातें ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। आपको मुझे बताने थे एक मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की पीरियड टेबल की बात करने वाला था। देखो ज्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन जितना है एक बार उसको ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि देखो और भी है लेकिन मेरे सिलेबस में सीधा मेंडलीव से इंडिकेट कर रखा है, तो मैं सीधा वहीं से बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो लोग हैं उनकी फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में जो लाइन टू लाइन है केवल उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। क्योंकि बहुत लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियड पढ़ाते हैं, आवर्त सारणी पूरा इतिहास पढ़ाते हैं, शुरुआत से कौन आया लास्ट तक कौन आया, तो आपके है ही नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लेंथी सिलेबस अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को उतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में दे रखा हो, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट था इस चैप्टर का, नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेंडलीव पीरियड टेबल, मेंडलीव आवर्त सारणी। कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में है क्या, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। तो देखो समझना ध्यान से इसको आप लोग, देखो इन्होंने अब एक काम करता हूं मैं, इस पीरियड टेबल को पढ़ाने से पहले जो अभी हमने पढ़ी और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है मैं उसको देख लेता हूं, ताकि आप डिफरेंस समझ लो तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। मैं वैसे अलग ही पढ़ाता हूं लेकिन मैं आज डिफरेंस से पढ़ा देता हूं, ठीक है। चलिए
तो यहां तक आपको ये टॉपिक आप ऐड कर लेना, और मैं दोनों टॉपिकों को एक बार मेंडली वाली पीरियड टेबल, मेंडलीव्स पीरियड टेबल, और एक बार मोजले पीरियड टेबल की बात कर लेते हैं, मोजले की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मोजले आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं, और एक बार मेंडलीव की बात कर लेता हूं, ठीक है, मेंडलीव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो इन्होंने अपनी पीरियड टेबल का बेस क्या रखा था, आधार क्या रखा था, तो इन्होंने जो बेस या आधार रखा था, ये रखा था इन्होंने परमाणु भार को, एटॉमिक वेट को रखा था, ठीक है जी। एक बात ध्यान रख लेना, मोजले को छोड़ के अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, मोजले को छोड़ के जितने भी पहले साइंटिस्ट आए सबके पीरियड टेबल का आधार क्या था, एटॉमिक वेट, परमाणु भार था। और जो मोजले की जो बेस या पीरियड टेबल का आधार था वो था परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट तो सबका ये है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, बात करते हैं कितने आवर्त और कितने पीरियड इन्होंने रखे थे। तो अगर इनके आवर्त की बात करूं, इनके पीरियड की बात करूं, तो इन्होंने 7 ही रखे थे, ठीक है। और इन्होंने भी कितने रखे थे, इन्होंने भी पीरियड या आवर्त कितने रखे थे, तो 7 रखे थे, दोनों का सेम ही आवर्त थे, ठीक है। लेकिन वर्ग की बात करता हूं, यहां कितने वर्ग थे, 18 वर्ग। कितने ग्रुप्स थे, तो 18 ग्रुप्स, ठीक है। और यहां मैं बात करूं तो इन्होंने अपने वर्ग को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया था, ग्रुप्स की बात करूं, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान रखना जी, यहां पर इन्होंने टोटल अगर देखा जाए तो वर्गों को भी अलग अलग टाइप से डिवाइड किया था। देखा जाए तो वैसे टोटल 8 वर्ग से, 8 ग्रुप से, कितने थे टोटल, 8 थे, ठीक है। टोटल ग्रुप्स तो 8 थे, लेकिन इस 8 में भी इन्होंने 2 डिवाइडेशन कर रखे थे, जो 1 to 7 तक था और जो 8वां था, 8 था, ठीक है। 1 to 7 को इन्होंने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, पर को एक को ए में बांट रखा था और दूसरे को बी में बांट रखा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे जैसे मैं बात करूं 1, तो 1 को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 को 2 पार्ट में, 3 को 2 पार्ट में, तो 1 to 7 जितने भी आ रहे थे उन सबको 2-2 पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन मोजले साहब ने क्या किया, इन्हीं सातों को अलग अलग कर दिया, एक में 2 है तो 7 में कितने हो जाएंगे, 14। समझ में आ गई बात। और 3 सब ग्रुप उपवर्ग यहां बनाए, ठीक है। तो देखो 14 और 3 कितने हो गए, 17, और एक जीरो ग्रुप, ये हो गए 18। तो कुछ नहीं, मोजले ने इसी की फोटोकॉपी करी थी, इन्होंने ये सही से अरेंज नहीं कर पाए तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर रख दिया। समझ में आ गई बात, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ए और बी में डिवाइड किया था। ए में इन्होंने रखा था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है, और बी में इन्होंने रखा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, संक्रमण तत्वों को, ठीक है, डी ब्लॉक्स वालों को। बाकी इस 3 वाले में अलग अलग को रखा था, वो अपने को याद नहीं रखना, बस सिंपल से ध्यान रखना। इनके टाइम ध्यान रखना टोटल 63 एलिमेंट ही थे हमारे पास में, जब इन्होंने पीरियड टेबल बनाई थी तो कितने एलिमेंट्स थे, 63। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं मोजले की बात करूं तो अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, अभी तक 118 एलिमेंट हो चुके हमारे पास, ठीक है जी। 118 क्लियर है, तो 118 एलिमेंट अभी हमारे पास है प्रेजेंट टाइम, क्लियर है। चलिए, तो याद रहेगा पहली बात, बेस क्या था यहाँ पे, परमाणु भार, और वहां पे क्रमांक था, 7 आवर्त दोनों में थे, वर्ग यहाँ पर 18 था, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो थे यहाँ पर 17, यहाँ पर भी देखा जाए तो 17 थे, 17 थे, लेकिन 8 थे जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 to 7 में 2-2, एक 8th वाले में 3, याद है, इसमें भी एक 8th वाले में 3 थे, याद करो 8th बी में 3 में डिवाइडेशन होगा, चेक कर लेना आप लोग,
क्लियर हो गया। और ध्यान रखना इसमें ए में इन्होंने एस और पी ब्लॉक्स को रखा था मेनली, जो जो उनको आइडियाज थे उसके हिसाब से, और बी में इन्होंने डी को रखा था। क्लियर हो गया। चलिए तो फटाफट यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। चलिए क्लियर है यहां तक। अब देखो बात करते हैं कि दोनों के पेटों, इसके पेटों में गड़बड़ क्या थी, उसकी बात करते हैं, समझना। देखो उन्होंने कई जगह ना दिक्कत खड़ी कर दी थी लोगों के लिए। बात करते हैं इसमें जो इन्होंने जो आधार रखा था, वो आधार इन्होंने किसका रखा था, एटॉमिक वेट का, परमाणु भार का आधार रख लिया। सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने यही यहां पर ले ली थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा इन्होंने क्या किया था इनका एटॉमिक नंबर पे था, परमाणु क्रमांक पे था, तो इसलिए ये थोड़ा फायदे में चले गए और ये नुकसान में चले गए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी एटॉमिक नंबर ऑप्शन में नहीं आता, कभी कभी आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। दोनों आंसर ध्यान रखना, बोलेगा मोजले की पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, आधार क्या था, तो पहला आंसर परमाणु क्रमांक ही रहता है हमेशा, लेकिन दूसरा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी होता है, क्योंकि ये जब बनते हैं तभी एटॉमिक नंबर बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर नहीं था ऑप्शन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। याद है 1s2 2s2 ये सब बनने से तो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बनते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इससे दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि मान लो एक ऐसा एलिमेंट या तत्व है जिसका 3 भार है अलग अलग, तो तीनों को जगह देनी पड़ेगी, तीनों के वेट अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1h1 1h2 एंड 1s3। अब खुद दिमाग आप लोग लगाइए, अगर हाइड्रोजन 3 है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने वेट के हिसाब से जमाया था, और अगर वेट के हिसाब से जमा रहे हैं तो तीनों को जगह देनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो इनको आइसोटॉप्स कहा गया, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप खुद बताइए क्या इन आइसोटॉप्स को ये जगह दे पाए, क्या नहीं दे पाए, कोई जगह नहीं दे पाए। ये आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाने के कारण ये थोड़ा सा फेल हो गए। ये इन्होंने कैसे जगह दे दी, क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं, इन्होंने नंबर के हिसाब से जमाया। एक बात बताओ, मैंने कहा पांडे परिवार, उसमें सब लोग आ गए, इसको कार्ड पे सबका अलग नाम लिखना पड़ता था, तो यहाँ पे दिक्कत थी। क्योंकि बात बताओ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की एक सीरीज है पूरी। अगर इसमें मैं इनको किसी को ऐड करूंगा तो ये सीरीज खराब हो जाएगी, तो पूरी पेटेबल चौपट हो जाती है। इसलिए आइसोटॉप्स की जगह नहीं दे पाए। इसलिए आइसोटॉप्स को समस्थानिक, जो आइसोटॉप्स है समस्थानिक बोलते हैं इनको जगह दे दी। कैसे जगह दे दी, क्योंकि सभी का नंबर कितना था, 1। ये भैया 1 नंबर पे रख दिया, तुम आपस में डिसाइड कर लो वो कौन है। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रख लेना कि आइसोटॉप्स को इन्होंने तो जगह दे दी, लेकिन ये इस आइसोटॉप्स को जगह नहीं दे पाया। क्लियर है, समझ गए यहां तक। तो इस बात को ध्यान रखना है, 2 नंबर। तीसरा बात करता हूं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर मैं अगले की बात कर लेता हूं। हो गया। देखो अब मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं। देखो डीमेरिट्स पढ़ रहे थे। पहला अगर मैं देखूं तो ये हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए, हाइड्रोजन को एग्जैक्ट जगह नहीं दे पाए। इन्होंने हाइड्रोजन को कहा कि हाइड्रोजन जो होता है वो हेलोजन के साथ भी बिहेव रखता है, हेलोजन से भी व्यवहार रखता है, बड़ी वाला हेलोजन साथ भी जो भी प्रॉपर्टीज शो करता है हेलोजन परिवार के साथ, और ये करता है एल्केलाइन मेटल के साथ भी रखता है, क्षारीय धातु। भाई देखा जाए तो हाइड्रोजन आज भी एक्सेप्शन बना हुआ, आज भी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है वो भी हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाई। सही जगह, सही स्थान, जगह की जगह क्या हो सकता है, सही स्थान नहीं दे पाई। डू नॉट गिव एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वाया मोजले। ठीक है, दोनों ही नहीं दे पाए हाइड्रोजन को सही जगह, ना ये दे पाया ना ये दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की एक दिक्कत है, हाइड्रोजन के कुछ प्रॉपर्टी या गुण हेलोजन से मिलते हैं और कुछ क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल से मिलते हैं। तो इसमें भी यही दिक्कत है। आज भी देखा जाए जब तुम नई पीरियोडिक टेबल खरीदोगे ना दुकान से, हाइड्रोजन को बीच में लिखता है, हम दिखाते हो एस ब्लॉक के ऊपर लिखवा देते हैं, लेकिन ये एस ब्लॉक से भी मेल खा रहा है और हेलोजन से भी मेल खा रहा है। समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी गड़बड़ है और पहले भी गड़बड़ थी। क्लियर है, चलो तो यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहां तक। देखो यहां पर एक और बात है जो समझना आप लोग ध्यान से,
और इसके डीमेट ध्यान रखना, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को, इनकी दो ही कमी है मोजले वाली, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आज भी पीरियोडिक टेबल से बाहर रखते हैं। अंदर क्यों नहीं रखते हैं भैया? कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इनको बाहर क्यों रखा आपने, इनको अंदर जगह नहीं दे पाए आप, इनको अगर जगह नहीं दे पाए तो इसलिए इसकी भी की क्या हो गई, डीमेट्स हो गई। बाहर रखना मजबूरी है क्योंकि एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अंदर नहीं रख सकते हम लोग, लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था होती है ना, बिगड़ी तो है ही है, बाहर क्यों रख दिया आपने, आप अंदर जमाओ उसको, जिस दिन आप जमा दोगे उस दिन आप सही हो जाएगा। और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि एसपीडी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ में जा रहा है, तो नहीं कर सकते। तो ये इनकी दो मेजर थी, किसकी, मोजले की। और इनकी मेजर आप समझ गए हो। पहली बात तो ये थी कि इन्होंने एटॉमिक वेट रखा था, बेसिक गलत रखा, आइसोटॉप्स को समस्थानिक को अरेंज नहीं कर पाए, समझ में गए। और तीसरा सबसे बड़ा इनका रीजन समझ गए आप लोग, हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पाए, ना ये दे पाए ना ये दे पाए, और लैंथेनाइड एक्टिनाइड को जगह भी नहीं दे पाए थे। ये समझ में आ गई बात। तो इनकी दो डीमेट्स से क्या पता आपसे स्टेटमेंट पूछ ले कि भैया कौन सही कौन गलत। क्लियर है? चलो फटाफट यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे बात करता हूँ। हो गया जी? चलिए देखो, मेंडलीव की बात कर रहा था मैं, है ना, वो तो मैंने पूरी टेबल बात कर रखी है पहले। मेंडलीव साहब की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, देखो इनकी पूरी टेबल पे सवाल क्यों उठने लग गए। इनका जो बेस था, अगर मैं इनके बेस की बात करूं तो क्या बेस रखा था इन्होंने, वेट रखा था कि भैया एटॉमिक वेट के हिसाब से आप जमा दोगे, आप परमाणु भार के हिसाब से जमाओगे, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने अरेंज भी किया, ठीक है ना, अरेंज भी किया, सही बात, अरेंज भी कर लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई सर, ऐसा क्या हुआ? देखो वेट का मतलब क्या है कि भाई 1 किलो वाला पहले, फिर 2 केजी वाला, फिर 3 केजी वाला, 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 100 केजी, आप ऐसे अरेंज करोगे। लेकिन कहीं कहीं दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर मैं आज की बात करूं तो आर्गन और पोटेशियम की बात करूं, ठीक है। अगर मैं दो बात करता हूं, ये आज की बात है, ये मोजले की पीरियोडिक टेबल की बात है। मोजले में ये चलता है, ये 18 नंबर पे आता है, और इसके बाद कौन आता है, 19 नंबर पे आता है। और अगर मैं आपको अब ये बता दूं कि आर्गन का जो वेट है, उस वक्त आर्गन नहीं था लेकिन आज तो है। वापस सुनना, उस वक्त आर्गन नहीं था लेकिन आज तो है। अगर आज के दौर में मैं अगर होता और मेंडलीव साहब जिंदा होते, उनकी पीरियोडिक टेबल इनको रखता तो क्या होता? देखो इसका वेट होता है 39.9 के आसपास, और पोटेशियम का होता है 39.1 के आसपास। ऑलमोस्ट बोल दिया जाता है इसका 40 के आसपास होता है, और इसका 39 के आसपास वेट होता है। ये भार है, वेट। मैं भी आपको 1 से 30 तक के वेट याद करवा दूंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। तो देखो एक बात बताओ, अगर आप इनकी पीरियोडिक टेबल में होते तो आप क्या करते? कम वेट को पहले रखते और ज्यादा वेट को बाद में, क्योंकि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल ये कर रखा था कि भैया जो ज्यादा वेट वाला होगा बाद में रखेंगे, जो पहले वाला होगा उसको पहले रख देंगे, ठीक है ना। तो कम वेट वाले मतलब 1 किलो, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे चल रहा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में आप पहले किसको रखोगे, तो कॉमन सी बात है, पोटेशियम को आप पहले रखोगे और आर्गन को क्या रखोगे आप बाद में। सोचो अगर आप ऐसा कर देते तो बताओ पोटेशियम किसके ऊपर आता, नीचे आता, हीलियम, नियॉन और आर्गन। ये वैसे ही गलत हो जाता। तो ये ऐसा कर ही नहीं पाए। अगर ये ऐसा कर दे तो दिक्कत हो जाती, तो ना चाहकर भी इनको पोटेशियम को बाद में रखना पड़ा। समझ में आ गई बात। तो देखा जाए तो पोटेशियम का वेट तो था वो ज्यादा, सॉरी कम था, तो उनको पहले रखना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, उनको बाद में रखना पड़ा। अगर वो ऐसा करते तो आगे चल के सीरीज पूरी खराब हो जाती। तो कहीं कहीं इनके वेट के कारण एक्सेप्शन आ गए, वो एक्सेप्शन आपको याद रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला तो यही था, आपको वेट वगैरह याद नहीं रखने। इनके मैं एक्सेप्शन बता देता हूं, एक्सेप्शन ऑफ, समझ में आ गई मेरी बात, कि जिन वेट को इनको पहले रखना था इनको बाद में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन वेट नहीं लिख रहा हूं, सीधा एक्सेप्शन लिख देता हूं, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसको रट्टा मार के चलना, ठीक है। मेंडलीव के अपवाद, पहला तो मैंने भी आपके सामने लिख ही दिया था। पहला जो होगा वो होगा आर्गन और पोटेशियम का अपवाद, ठीक है। दूसरा था इनका थोरियम और पीए का अपवाद था। तीसरा जो मेनली इनका अपवाद आया वो आया और कोबाल्ट और निकल का अपवाद आया, कोबाल्ट और निकल का अपवाद आ गया।
ठीक है, तो ये थोड़े बहुत अपवाद हैं जो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया जी यहां तक? ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। क्लियर है, आगे बात कर लो। चलिए हो गया। तो ये अपवाद है, मतलब निकल को पहले रखना था, कोबाल्ट को बाद में, ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है जी, हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लो, टेलुरियम और आयोडीन भी था। ठीक है जी, देखा जाए तो इसका आयोडीन का वेट 127 होता है और इसका 127.6 होता है, तो आयोडीन को पहले रखना था और टेलुरियम को बाद में। ठीक है, पर ऐसा नहीं कर पाए। तो टेलेनियम की बात समझ में आ गई, बात क्लियर है? चलिए चलिए, तो ये अपवाद है, याद कर लेना, एंड दैट्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। था क्या, पोटेशियम को पहले रखना था लेकिन रख नहीं पाए, निकल को पहले रखना था रख नहीं पाए, पीए को पहले रखना था रख नहीं पाए, आई को पहले रखना था नहीं रख पाए। मजबूरी थी भैया, मजबूरी, इनको पता था गलत है, रखना चाहिए था लेकिन नहीं रख पाए, क्योंकि रखते तो चीज खराब हो जाती। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ी सी आप चीजें ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बात कर लू मैं। अब देखो भाई, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें से आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। इसका बेस क्या था? पहली बात, इसकी अपवाद एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये देखो, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, लेवोजियर साहब आए थे, फिर डोबेनायर आया, न्यूलैंड आया, है ना, लॉथर मेयर साहब आए, न्यूलैंड आया, इन सब ने गलती क्या की थी? इनको लगा कि उनके टाइम में 20 या 25 एलिमेंट ही रहे होंगे, ये तो सब जानते हैं, है ना। तो ये सोचते थे यार आगे भविष्य में चल के ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, इतने ही एलिमेंट रहेंगे। लेकिन ये बहुत होशियार आदमी थे, इनको पता था कि आज मेरे पास 63 एलिमेंट है, लेकिन आगे चल के भी तो एलिमेंट्स बढ़ेंगे ना, आगे चल के भी तो 100 200, आज 60, आज से 20 साल पहले 20 थे, 20 थे, तो आज 63 है, तो इससे पहले भी तो आएंगे, बाद में भी तो आएंगे, क्योंकि जगह क्या करेंगे। तो कुल मिला के बात वही है कि अभी तक बच्चा पेट में आया नहीं है और हमने उसका नाम सोच रखा है। मेरी बात समझ में आ गई बात? तो इन्होंने भी जो खोजे जाने वाले, रिसर्च किए जाने वाले जो एलिमेंट थे, जो नए तत्व खोजे जाने वाले थे, खोजे जाने वाले, जो नए तत्व थे, खोजे जाने वाले, रिसर्च जो होने वाले तत्व थे, न्यू जो एलिमेंट्स थे, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, एका वर्ड। एका, कि भैया जो भी नया तत्व खोजा जाएगा वो एका कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक वर्ड है एका एल्यूमिनियम, और दूसरा है एल्यूमिनियम। क्लियर है? तो एल्यूमिनियम का मतलब क्या, और एल्यूमिनियम है, एका एल्यूमिनियम मतलब जो एल्यूमिनियम के नीचे आएगा वो कौन होगा? एका कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं तो यहां पर एका एल्यूमिनियम का मतलब क्या है? एका जहां लग गया मतलब नया एलिमेंट है जो आगे भविष्य में चलेगा। मान लेते हैं कि बोरोन है, एल्यूमिनियम है, और आप भी जानते हो आज के समय में एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है? गैलियम। अब मैं अगर इनकी बात करूं तो इनको भी पता था कि बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम हो सकता था और इसके नीचे कोई ना कोई नया एलिमेंट आएगी, तो उन्होंने यहां पर इसके लिए जगह छोड़ दी। क्या कर दिया? यहां पर स्पेस छोड़ दिया और इसको इन्होंने नाम दे दिया एका। अभी तक नहीं है, बस नाम देके ये बच्चा होने वाला है, उसका नाम तो भैया ये रहेगा, अभी तक हुआ नहीं है, केवल पहले ही नाम दे दिया। समझ में आ गया? नहीं बोलते हैं क्या, फलाने का 10 साल बाद जो बेटा होगा उसका नाम होगा परशुराम। समझ में आ गई बात? उसका नाम होगा नयन है। तो यहां पर इन्होंने कह दिया कि आने वाला जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखा जाएगा ना, उसको आप एका बोलोगे, और एका में क्या, जो उसके जस्ट ऊपर नाम होगा वो दे दोगे। तो इसका नाम क्या दिया गया? मतलब गैलियम का नाम इन्होंने क्या दिया? एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया? एका। तो एल्यूमिनियम का मतलब क्या? एल्यूमिनियम है। एका एल्यूमिनियम का मतलब क्या? जस्ट एल्यूमिनियम के नीचे वाला। तो कभी भी एका वर्ड आ जाए तो उसके जस्ट नीचे वाला काम में लेना। समझ में आ गई बात सभी को? जैसे मैं बोलूं एका सिलिकन, तो देखो सिलिकन के नीचे कौन आ रहा है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूं। हो गया यहां तक? ठीक है,
तो अगर मैं पहला तो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि अगर आ गया एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम या एक का एल्यूमिनियम भी बोल दो, एक का एल्यूमिनियम लिखा है, नियम लगा दो आप, एक का एल्यूमिनियम, इसको क्या बोला गया, गैलियम। इसी तरह अगर बात की जाए दूसरे एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एक वर्ड आया एक का सिलिकॉन। बोले एक का सिलिकॉन को क्या बोलेंगे, देखो सिलिकॉन के नीचे पहले तो नहीं था, इन्होंने बोला जो भी आएगा वो एक का सिलिकॉन कहलाएगा, लेकिन आज के समय आप उसका नाम जानते हो, क्या नाम है, कार्बन, सिलिकॉन और जीईआर, क्या नाम है इसका, जर्मेनियम, क्या नाम है इसका, समझ में आया। मतलब पहले ये नहीं था, जी नहीं खोजा गया था, नहीं रिसर्च थी, पर इसका नामकरण पहले कर दिया, बोले एक का क्या कहेंगे भैया, जो जिसके नीचे आएगा। कुल मिला के एक का मतलब जो जिसके नीचे आ रहा है। एक वर्ड आएगा तीसरा, बोलेगा एक का मैग्नीज क्या होता है, एक का मैग्नीज। अगर एक का मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो देखो मैग्नीज के नीचे कौन आता है, देखो पढ़ रखे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और कौन है, मैग्नीज। ठीक है, फिर पे पढ़ा था आपने, कौन आया, टीसी। तो एक का मैग्नीज मतलब कौन हो जाएगा, टीसी, टेक्नीशियम हो जाएगा, कौन हो जाएगा, टेक्नीशियम। समझ में आई बात, ठीक है। एक को याद रखना, रट्टा मार लेना, एक का बोरोन अगर आ गया, एक का बोरोन को बोलते हैं स्कैंडियम। जैसे स्कैंडियम तो नहीं आता बोरोन के नीचे, क्यों दिया है, उनकी जो पीरियड टेबल थी उन्होंने उस वक्त स्कैंडियम की जगह वही फिक्स कर रखी थी, ठीक है ना, उनके समय की बात हो रही है, तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा याद रखना। आज भी ये नहीं मिलती है, लेकिन पहले ये मिलती थी, उस वक्त की बात जब उनकी पीरियड टेबल थी, जब उस वक्त खोजा गया तो इसको इन्होंने एक का बोरोन को स्कैंडियम कहा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, आज के समय मैच नहीं होता मैं जानता हूं, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं मैं। बाकी तीन का तो हम मैचिंग कर चुके हैं, लेकिन इसका नहीं हुआ, तो इसको आप स्टार लगा के याद कर लेना, चाहो तो इसको नेट पे सर्च कर लेना, यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये चार चीजें याद रख लेना, मेनली ये तीन ही पूछे जाते हैं, ये दो ही पूछे जाते हैं मेनली, ये दो तो बहुत कम आए हैं आज तक एग्जामों में, लेकिन आप इन दोनों को भी अब ध्यान रखना, क्या पता हमसे पूछ ले। समझ में आ गई बात, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्लियर, यहां तक कर लोगे, देखो यहां तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। देखो भाई, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले, आखिरी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा पूरा पीरियड टेबल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये जो सेपरेट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना उसको, ठीक है जी। चलिए नोट कीजिए फटाफट, फिर देन आगे बात करेंगे हम लोग। हो गया, ठीक है, कर लो नोट।